हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायबा, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी विषय शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी विषय को शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होता है। तो हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में जो हिंदी पूछी जाती है, तो उससे संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है 5वां, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे वो हम यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो सामान्य हिंदी में हमसे क्या क्या पूछेगा वो देखिए यहाँ पर। इसमें तो सामान्य हिंदी में सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें हमसे 3 नंबर क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये कहाँ से पूछेगा। तो ये संपूर्ण व्याकरण से या संपूर्ण पाठ्यक्रम से ये क्वेश्चन पूछेगा। और जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है इसका मतलब क्या है, तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसमें से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 25 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे फ्रेंड्स, तो 75 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे इसमें जितनी व्याकरण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, ठीक है। इसके बाद में और भी विभिन्न हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपसे 25 क्वेश्चन पूछेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो है आपका अलंकार का। अब जो दूसरा इसमें अलंकार का टॉपिक होता है, तो अलंकार में यहाँ पर कितने प्रकार के अलंकार हमसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपसे 2 प्रकार के अलंकार पूछेगा फ्रेंड्स। तो 2 प्रकार के अलंकार कौन कौन से, तो पहला इसमें हो जाता है शब्दालंकार और दूसरा हो जाता है अर्थालंकार। ये 2 प्रकार इसमें हमसे पूछे जाएंगे। अब जो शब्दालंकार है फ्रेंड्स, तो शब्दालंकार क्या है, कितने प्रकार होते हैं, तो जब हम इसको सिलेबस को शुरू करेंगे तो हम आपको पूरा बताएंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के प्रकार कितने हैं, है ना। तो सब पूरा डिटेल में हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें शब्दालंकार में, तो शब्दालंकार में इसमें 3 प्रकार हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में क्या पूछेगा फ्रेंड्स, तो अनुप्रास अलंकार में हमसे पूछेगा कि इसका अर्थ और इसके प्रकार, ठीक है। इसके बाद फिर अनुप्रास अलंकार के बाद में यमक अलंकार और फिर श्लेष अलंकार। ये 3 प्रकार इसमें इसके दिए गए हैं। ये 3 प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछेगा एमपीपीएससी मेंस में, ठीक है। इसके बाद फिर जो अर्थालंकार होता है, तो अर्थालंकार क्या है, ठीक है। इसके बारे में किस किस विद्वान के क्या मत हैं, इसके बारे में हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अर्थालंकार में कौन कौन से प्रकार हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसमें हमको पढ़ना है उपमा अलंकार, इसके बाद उत्प्रेक्षालंकार, इसके बाद फिर तीसरा आता है इसमें रूपक अलंकार। ये 3 प्रकार इसमें दिए हुए हैं। तो ये 3 प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इनके सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अनुप्रास के 5 प्रकार होते हैं, फिर यमक के प्रकार नहीं है, श्लेष के फिर 2 प्रकार हो जाते हैं, फिर उपमा के ऐसे 3 प्रकार हो जाते हैं, फिर उत्प्रेक्षा के प्रकार है, फिर रूपक के प्रकार है। तो ये सब हम जब अलंकार पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो तीसरा हो जाता है, ये हमको इसमें पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा संधि का, संधि। इसके बाद फिर इसी में उसने लिखा है समास, फिर इसके बाद में विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। अब जब हम इसमें संधि पढ़ेंगे तो संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे जैसे संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर स्वर संधि के प्रकार दिए हुए हैं, 5 प्रकार अपने को पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो 5 प्रकार होते हैं उनके अलग अलग नियम होते हैं, तो ये सब हम संधि में पढ़ेंगे।
इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, फिर पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। तो तीनों संधि के अलग अलग नियम होते हैं, तो ये अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फिर आता है समास। तो समास किसे कहा जाता है, समास के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। इसके बाद में समास को जब हम हल करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखकर उसका समास विग्रह करना चाहिए, ठीक है। ये सब हम आपको उस समय बताएंगे जब हम समास पढ़ेंगे तब। अभी तो हम सिर्फ इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद फिर आता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके बाद में कितने विराम चिन्ह होते हैं, इसके बाद में हमारे प्रशासन में इनका क्या उपयोग है, ठीक है। जिसके बाद जब हम भाषा बोलते हैं लिखते हैं उस समय इनका क्या महत्व विराम चिन्ह का, तो ये सब हम आपको उस समय बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर तो चौथा आता है, तो इसमें आ जाता है वाक्यों का अनुवाद, ठीक है, वाक्यों का अनुवाद। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि जो वाक्यों का अनुवाद है, तो वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में, ये हमको इसमें पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जो वाक्यों का अनुवाद होगा तो इसमें आपने अगर पिछले एग्जाम्स दी हो या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है। अब पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी का, तो उसको आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करना है। और अगर एक पैराग्राफ दिया है इंग्लिश का तो आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपने से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, अगला है पांचवा। तो अब इसमें क्या पूछेगा फ्रेंड्स, तो इसमें टॉपिक उसने कवर किया है। जैसे इसमें आपसे पूछेगा पहले पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली जिसको हम प्रारंभिक व्याकरण के अंतर्गत रखते हैं। तो जो पांचवा होगा इसमें प्रारंभिक व्याकरण, तो प्रारंभिक व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछेगा, पारिभाषिक शब्दावली या फिर प्रशासनिक शब्दावली। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, पारिभाषिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रशासन में जिन शब्दों का उपयोग होता है उनसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी कुछ शब्द आपको हिंदी के दिए जाएंगे, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। फिर इसके बाद में कुछ शब्द इंग्लिश के होंगे तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है। तो ऐसे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी हमको शब्दों का अनुवाद करके बताना है, ठीक है। जो 5-5 शब्द आपसे पूछे जाते हैं, तो 5 शब्द हिंदी के दिए जाएंगे, तो 5 का आपको हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है शब्दों का, और 5 शब्द इंग्लिश के होंगे उनके हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताना है, ठीक है। ये हमको इसमें ध्यान रखना है पारिभाषिक शब्दावली में। इसके बाद फिर इसी में दूसरा हो जाता है मुहावरे और कहावतें, ठीक है, मुहावरे और कहावतें, ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब मुहावरे किसे कहते हैं और कहावतें क्या होती हैं, तो इसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि मुहावरा क्या है, कहावतें किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। और अभी तक हमसे एमपीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम भी यहाँ पर उसका पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। जब हम मुहावरे कहावतों को पढ़ेंगे या लोकोक्तियों को पढ़ेंगे तब उस समय हम आपको पूरा क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसका अर्थ क्या होता है और मुहावरे में और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम मुहावरे और कहावतों को या लोकोक्तियों को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है हम आपको उस समय बताएंगे जब हम मुहावरे और कहावतें या लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में, तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, और जो भी विलोम शब्द दिया जाएगा उसका अर्थ क्या होता है, तो हम आपको उस समय बताएंगे जब हम विलोम शब्द का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय। इसके बाद में अभी तक हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो मुख्य परीक्षा की गई है, तो अभी तक जितनी भी मेंस एग्जाम हमारी हुई है उसमें विलोम शब्द से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसका अध्ययन यहाँ पर विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पर्यायवाची।
अगला आ जाता है पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची के प्रकार कितने होते हैं, और अभी तक हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो मुख्य परीक्षा में कौन कौन से पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक वाक्य के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है हमको, तो इसको हमारे सिलेबस में इसलिए जोड़ा है क्योंकि जब हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी टॉपिक लिखेंगे या फिर हम मान लो कोई प्रतिवेदन लिख रहे हैं या फिर कोई भी पत्र लिख रहे हैं, कोई शासकीय या अर्धशासकीय पत्र जो भी हम लिख रहे हैं, तो उस समय हमको शब्दों को बचाना है। ठीक है, अब या तो एक लाइन हम पूरा लिखें या फिर एक लाइन को हम एक शब्द में लिख दें, तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। तो जो अनावश्यक शब्द होते हैं उनको बचाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आवश्यकता होती है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें मानक शब्दावली। ठीक है, अब जो मानक शब्दावली होती है इसका मतलब क्या हुआ, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड्स जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। तो जो भी मानक शब्दावली होती है उसको हमको ध्यान रखना है। तो मानक शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में हमको अभी तक ठीक से ज्ञान नहीं है, तो उन शब्दों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। मानक शब्दावली है क्या, तो मानक शब्दावली का सीधा सा मतलब ध्यान रखना, जो हमारी सरकार द्वारा या हमारे प्रशासन में जिन शब्दों को मान्य किया जाता है उसे मानक शब्दावली कहते हैं। तो इन मानक शब्दावलियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत सारे मानक शब्दावली है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये तत्सम तद्भव क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है तत्सम और तद्भव में, तो तत्सम शब्द ये संस्कृत के होते हैं और तद्भव शब्द ये तत्सम से ही हिंदी में उपयोग में लाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात कि तत्सम ये संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव उसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है। मतलब जो क्षेत्रीय बोलियों के शब्द होते हैं या क्षेत्रीय बोलियों के कारण तत्सम शब्दों में परिवर्तन हो गया है, इनके रूप में परिवर्तन हो गया है, तो उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं और तद्भव कौन कौन से होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अब ये तो हो गई यहाँ पर हमारे प्रारंभिक व्याकरण की चर्चा। अब इसके अलावा भी हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ये जो 7 टॉपिक अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रारंभिक व्याकरण में, इसके अलावा भी और कुछ ऐसे व्याकरण से जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हमारे सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो आपने पिछले एग्जाम्स दी हो या उसमें क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पर उसने क्रिया के बारे में पूछा है। इसके बाद फिर जैसे भाषा है, राजभाषा है, इसके बारे में हमसे भी पूछा है। ठीक है, ये सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे इसमें हमको पढ़ना है संज्ञा, फिर इसके बाद में सर्वनाम, ठीक है, इसके बाद फिर विशेषण, इसके बाद फिर क्रिया, है ना, इसके बाद फिर अव्यय, ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन हमको पढ़ना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला इसमें देखिए, तो अगला इसमें आ जाता है हमारे इसमें सिलेबस में कि अपठित गद्यांश। अब ये अपठित गद्यांश क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और पढ़कर समझकर उसमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्नों का हमको आंसर देना है। ये होता है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हम इसकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जब हम अपठित गद्यांश पर आएंगे तो कैसे हमको उसको हल करना है, कैसे उसके आंसर देना है, हम आपको उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। ये आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है
संक्षेपण। अब संक्षेपण क्या होता है, तो संक्षेपण को ही ध्यान रखना, इसी को संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। संक्षेप मतलब छोटा, ठीक है। तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका संक्षेपण आपको करना है। तो संक्षेपण करते समय हमको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है या कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे जब हम संक्षेपण पढ़ेंगे तब उस समय, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पल्लवन। पल्लवन, अब पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हमको इसमें याद रखना है। अब पल्लवन है क्या, तो पल्लवन को ही एक नाम से और जानते हैं भाव विस्तार और वृद्धिकरण, ये इतने नामों से इसको हम जानते हैं। तो पल्लवन में क्या होता है कि एक पंक्ति दी जाती है और आपको विस्तार करना है उसका, ठीक है, उसका वृद्धिकरण करना है, जिसे कहते हैं हम पल्लवन, ठीक है। तो इसमें जैसे एक पंक्ति मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि जी जाके पैर न फटे पे भाई सो क्या जाने पीर पर आई। अब इस पंक्ति का हमको पल्लवन करना है, मतलब इसका विस्तार करना है, इसका वृद्धिकरण करना है। तो कैसे उसका विस्तार करेंगे, वृद्धिकरण कैसे करेंगे, ये सब हम आपको उस समय बताएंगे जब हम पल्लवन का टॉपिक पढ़ेंगे तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें हमने हिंदी का पाठ्यक्रम आपको बताया है, ठीक है। आने वाले हमारे जो क्लास होगी तो उसमें हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य हिंदी। तो मध्य प्रदेश सामान्य हिंदी का जो सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास, ये हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।